हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको वादा किया है कि 60 डेज के सीरीज में हम मैक्सिमम मार्क्स बैंक करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसकी एक बहुत क्विक रिवीजन होगी, अलग तरीके से होगी, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले बायो में, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। देखो, इसलिए मैंने आज कुछ नए तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। हमने रिसेंटली शुरू किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। उसमें से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पैकेजिंग, वो वाला सारा पार्ट देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी देख लिए थे। अगर आपने मिस किया है तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। यही टॉपिक मैं वापस बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 से 10 तक क्वेश्चन भी आते हैं हर साल। मैं इसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा कर लेने वाला हूं आप लोगों से, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वापस उसी चैप्टर के एक बहुत ही फैसिनेटिंग कंसेप्ट को, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम लोगों ने देखा है डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें ए, टी, जी, सी ऐसे 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, ये सब कुछ देखा है हम लोगों ने। आपको याद आ रहा है क्या? ये नहीं याद आ रहा है तो डीएनए के स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जाकर देख लेना, वो बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया हुआ है। समझ में आई बात? तो ये डीएनए, अब देखो, जब सेल डिवाइड होगी तो हम लोगों ने ये मियोसिस में भी देखा था, याद है? अब देखो कैसे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने मियोसिस भी आप लोगों को पढ़ाया है। इसीलिए मैंने आपको मियोसिस पहले पढ़ाया है, क्योंकि आप लोगों को जब हम ये टॉपिक देखने वाले तब आप लोगों के साथ उसका एक कनेक्शन बने। माइटोसिस मियोसिस दोनों इंटरफेज सब कुछ हम एक साथ बात कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ मियोसिस की नहीं बात कर रहा हूँ, सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहां पे हम लोगों ने देखा है कि वहां पे एक एस फेज होती है। याद है बच्चों आप लोगों को? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एस फेज, सिंथेटिक फेज और फेज ऑफ सिंथेसिस बुलाते हैं। याद आई? हाँ, उस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब उस फेज में डीएनए मतलब क्रोमोसोमल का डुप्लीकेशन होगा। हाँ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा पर अमाउंट बढ़ेगी। याद है? 2C से 4C हो जाएगी। अरे अरे बढ़िया है, ये तो बराबर है। एक क्रोमेटिड के 2 क्रोमेटिड बन जाएंगे एक क्रोमोसोम में। वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया था। जिस किसने कमेंट की है वो बहुत करेक्ट की है कि यस, एक क्रोमेटिड की 2 क्रोमेटिड बन जाएगी। करेक्ट है। अब अब देखो, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि ये कैसे होता है। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वही आपको प्रोसीजर दी है। मैंने बहुत अलग तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। आपको इमेजिन करने के लिए बहुत कम चीजें रखी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में आपके लिए लाई है, ताकि आपको इस कंसेप्ट में कोई भी लूप होल ना रहे। इस पे आने वाला हर क्वेश्चन आपका सही हो। और जाते जाते मैं बताने वाला भी हूँ, when I am going to explain the entire process of DNA replication, वहां पे मैं बताने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। चलो, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन विद द डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि वॉटसन, क्रीक, मॉरिस विल्किंस, ये 2-3 साइंटिस्ट एक साथ आए थे जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था। जिन्होंने आप लोगों को, मतलब जहाँ पे 4 ग्राफ भी था, उसने अपना रूल बताया। 4 ग्राफ रूल में हम लोगों को पता चला A+G=C+T होता है। ये पता चला, ये याद होगा आप लोगों को, बराबर है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये रेप्लिकेशन एक्चुअली एज अ प्रोसेस कैसे पता चली और उसका होता कैसे, ये एक सिंगल स्टेप एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, हमें एनसीईआरटी ने उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो, रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? डीएनए के, मतलब जो प्रीवियस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है हमारे पास, हाँ, उसको बुलाते हैं पैरेंटल डीएनए। उसको क्या बुलाएंगे हम? पैरेंटल डीएनए। जिसकी कॉपी बनने वाली है उसको बुलाएंगे पैरेंटल डीएनए। कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम द पैरेंटल डीएनए। अब मतलब कैसे समझ लो, ये देखो, अब मेरे पास ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है सपोज। हाँ, अब मुझे क्या करना है? बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसकी मुझे 2 कॉपीज बनानी है रेप्लिकेशन से। ये तो हमारे सेंट्रल डोगमा में भी आया था रेप्लिकेशन। इससे मुझे क्या करनी है? इसकी 2-2 कॉपीज बनानी है। अब देखो, इसके लिए मुझे पेरेंट डीएनए है, वो पेरेंट डीएनए को मैं क्या करूंगा?
I will use that parent DNA to form the two identical strands of DNA. देखो ये जो नई बन रही है इनको वापस क्या बुलाएंगे, डॉटर डीएनए बुलाएंगे। तो इस पेरेंट डीएनए को हम लोगों ने मतलब सेल ने क्या किया है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन उसको दुगना बनाया है, एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया है। ये बहुत ही लाइक जेनेरिकली मैंने बताया, हम लोग बहुत स्पेसिफिक देखने वाले, जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आप लोगों को ये डिटेलिंग आएगा। देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में है वो मैंने यहाँ पे सारे लिखवा कर लाए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। साथ में जब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ तो आपको इमेजिनेशन भी होना चाहिए। देखो अब देखो यहाँ पे और उन्होंने क्या दिया है, ये देखो मैंने जो दिखाया है वो तो मैंने पूरा रिजल्टेंट बता दिया है आपको, जस्ट जिस दिया है, जेनेरिक दिया है, यहाँ पे थोड़ी स्पेसिफिसिटी दी है। देखो वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी हाफ, कॉन्जर्वेटिव मतलब जो पकड़ के रखता है या कॉन्जर्व्ड है, हाँ सेमी कॉन्जर्वेटिव मतलब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन दोनों ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन हैज टू बी द सेमी कॉन्जर्वेटिव इन नेचर। इसका सेमी कॉन्जर्वेटिव होगा, हर वक्त नए 2 स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे इसकी जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी एक स्ट्रैंड जैसे का वैसा मतलब पैरेंट से ही आएगा। उसका मतलब देखो इट सजेस्ट दैट पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब रेफरेंस। अब देखो अब बायोलॉजिकल टर्म में उसको टेम्पलेट बुलाएंगे, हमें समझने के लिए उसको क्या बुलाएंगे, रेफरेंस। क्योंकि आप लोगों को याद होगा डीएनए जब डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसमें ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, या टी के सामने ए आएगा। कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ना बेस की, बराबर है ना। तो इट एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, रेफरेंस पॉइंट जैसे आता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। ये वर्ड बहुत जरूरी है, जस्ट नॉट अ स्ट्रैंड, इट हैज टू बी द कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड। इट इज नॉट अ स्ट्रैंड, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स। आफ्टर रेप्लिकेशन each DNA molecule would have one parental and one new strand। अब यहाँ पे जाकर देखो, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाकर देखेंगे ना हम, तो देखो इस सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहे, 2 पैरेंटल स्ट्रैंड दिख रहे। अब उसी में से मैं एक क्या कर लेता हूँ, दोनों में से एक साइड को ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा व्हाइट वाला। मैंने जानबूझ के पहले ब्लू ही निकाले थे ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा ये जो मैं एक काम कर लेता हूँ, परमानेंटली कर देता हूँ आपको, पहले दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखा दिए। आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो व्हाइट कलर के स्ट्रैंड है ये नए बन गए, और ब्लू कलर का जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट का ओरिजिनल था। तो देखो जब नया स्ट्रैंड और नए मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बन रहे तो एक तो पेरेंट से वैसे का वैसा आया है, दिस इज नथिंग बट द पेरेंटल डीएनए। ये है अपना पेरेंट, और ये क्या है, डॉटर डीएनए, जिसमें एक नया एक पुराना ऐसे स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। बात समझ में आ गई। यही मैंने यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया है। देखो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1958 दे प्रूव्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इन्होंने प्रपोज किया था, उनको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, दे कुड नॉट प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। वो एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव करके दिखाया, मेसेल्सन स्टाल। ये दोनों नाम याद रखो, कल से हम मतलब प्रीवियस लेक्चर से हम लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़े हुए, वो नाम आप लोगों को मालूम होना और आपको उसके बारे में बताने के लिए आना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी जाकर आप लोगों को समझेगा और उस पर क्वेश्चंस आएंगे। ये ईयर भी याद रखो, यहाँ पे ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्या है 1958। साइंटिस्ट का नाम क्या, देखो मैंने जानबूझ के इनके फोटोज भी दिए, ये मैंने गूगल से लिए हुए फोटोज है, ये क्या मैं खींचने के लिए नहीं गया था, कैसे पॉसिबल है। क्रिक तो मर चुका था, हाँ वॉटसन अभी मरा 2025 में, 99 ईयर्स का होता, थोड़ा सा सेंचुरी के लिए थोड़ा सा रह गया, क्लोजर टू द सेंचुरी था। हाँ वॉटसन था अभी तक। हाँ चलो आगे देखते। रुको उससे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डायग्राम में देखो, ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इट इज अ पैरेंटल डीएनए। अब देखो ये पैरेंटल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, वो सेपरेट हो चुका है। देखो मैं पूरी डीएनए रेप्लिकेशन के एग्जिस्ट ही देकर जा रहा हूँ आप लोगों को, हम डिटेलिंग आगे करने वाले। अब जब देखो उस पैरेंटल ब्लू स्ट्रैंड को एज ए रेफरेंस पकड़ के ये 2 नए रेड कलर के स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, दैट इज डॉटर स्ट्रैंड्स बन चुके। हाँ बात समझ में आ रही है। और इसीलिए उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, बट ऑब्वियसली इसको क्या बुलाएंगे, सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर। तो बायोलॉजी में या साइंस में जनरली होता है कि आप थ्योरी प्रपोज करो, आपको कोई रोकता नहीं है, बट आपको इवेंचुअली वो थ्योरी को प्रूव करना पड़ेगा या किसी को तो प्रूव करना पड़ेगा।
इन दोनों ने प्रपोज किया कि यार ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता होगा, ठीक है। लोगों ने मान लिया कि आप लोग बहुत बड़े हो, आप लोगों के पास नोबेल भी है, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर रिवील कर दिया है, जैसे वैसे वैसे कैसे कि आप लोगों को मालूम है, कर दिया। बट सिर्फ थ्योरी प्रपोज करके होगा नहीं ना, लोगों को भरोसा था, पर इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए, तब तक कैसे मान ले। चलो कुछ दिनों तक मान भी लेंगे हम लोग कि आप बोल रहे हो, पर इसके बाद तो आपको कभी ना कभी जाकर करना होगा। तो कभी ना कभी किसने करवाया ये? मेसेल्सन एंड स्टाल ने। उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि यार वॉटसन एंड क्रिक बता रहे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कैसे कर सकते? देखो बहुत, देखो कितना होशियार लोग थे, लाइक आई अप्रिशिएट दिस पार्ट। हाँ देखो, अब उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि सेल, लाइक उन्होंने लाइक सिलेक्ट की ई कोलाई सेल्स, क्योंकि रेप्लिकेशन टाइम का मतलब डुप्लीकेशन टाइम कम है उनका, 20 मिनट में अराउंड वो 20 मिनट में डबल हो जाती है, ये तो है, और एक्सपेरिमेंट करने में इजी भी है। तो उन्होंने ई कोलाई की सेल्स पकड़ ली और उन पर एक्सपेरिमेंट करना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, दे प्रिपेयर्ड टू कल्चर मीडिया ऑफ ई कोलाई, 2 सेपरेट मीडिया बनाए। वन प्रिपरेशन कंटेन N14 और N15 NH4Cl, जो नाइट्रोजन का सोल सोर्स था। देखो ये ने नया बनाना है तो उसके लिए नाइट्रोजन लगेगा, तो नाइट्रोजन का सोल सोर्स था, वो उन्होंने क्या कर दिया, ये N15 वाला NH4Cl डाला। अब देखो N14 होता है वो नॉर्मल है, N15 इज हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये एनसीईआरटी ने बकायदा लिखा है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज हेवी आइसोटोप। बच्चों आप लोग गलती करने नहीं चाहिए, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इसमें से कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आने वाली। इसमें क्या है, उसका वजन डिफरेंट है या उसका मास डिफरेंट है। सो इसका मास क्या है N15, तो ये हेवी होगा, नॉर्मल तो N14 होता है। सो N15 was incorporated in both strands of the bacterial DNA and DNA became heavier। तो उन्होंने पहले क्या कर लिया, देखो उन्होंने कुछ सेल्स सिलेक्ट की, एक मीडियम बनाया जिसमें N15 था। जिन्होंने स्टार्टिंग के जो सेल्स थी उनमें तो N14 नहीं था, वो तो नेचर से आई थी, पर उन्होंने क्या कर दिया, इन सेल को डाल दिया ये N15 कंटेनिंग मीडियम में। अब उनको दे लेट देम ग्रू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे करते करते उन्होंने मान लिया था ना कि वॉटसन एंड क्रिक बता रहे तो सेमी कंजर्वेटिव होगा, तो इमीडिएटली नहीं करना था उनको। उन्होंने मान लिया कि उसको पहले ग्रो करने देते, अच्छे 8 10 15 20 25 40 जनरेशन, मतलब अच्छा खासा टाइम उनको दे दिया कि आप ग्रो कर लो, आपके पास जो डीएनए आएगा उसमें जो नाइट्रोजन आएगा वो N15 ही आएगा, वी विल मेक श्योर, इतना टाइम दे देंगे हम आपको। उतना टाइम दे दिया, बराबर है। अब उन्होंने उसमें से जो कोई भी सेल सिलेक्ट की, दैट सेल हैड द डीएनए विथ N15 ओनली, N14 वाला बच्चा ही नहीं था। आप बोलोगे ऐसे नहीं सर, आप सेमी कंजर्वेटिव बता रहे तो ओरिजिनल वाला तो होना चाहिए, होगा, पर वन इन लाइक सम थाउजेंड्स ऑफ सेल्स और मिलियंस ऑफ सेल्स में 1-2 सेल में होगा, वो भी आधा अधूरा होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, मतलब रेशियो वाइज बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ सेल हैड द N15, बस उनके पास N15 था, ये उनका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज था। उन्होंने क्या करवा कर लिया, दे लेट द सेल्स, नॉर्मल सेल्स ग्रू ऑन अ N15 वाला मीडियम। अब हो गया, तो उसके दोनों स्ट्रैंड में, सो दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या बन गए, हेवी बन गए नॉर्मल से, बट ऑब्वियसली N15 आ गया तो वो हेवी बन गए। उन्होंने साइमल्टेनियसली अदर प्रिपरेशन में क्या किया, दैट कंटेन्ड N14 सॉल्ट, इसमें नॉर्मल था, हाँ, सो N14 was incorporated in the both the strands of the DNA and it was lighter. These two types of DNA can be separated by the centrifugation by cesium chloride density gradient। इस सेंट्रीफ्यूगेशन का एक स्पेसिफिक नाम है, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। बाजू में मैंने एक डायग्राम दिए, देखो इसको डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या बताते हैं हम लोग, कि कैसे किस लेवल पे सेटल होगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा नीचे जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा, ऐसे वाला हम लोगों ने दिया था। They took the E. coli from the N15 medium and transferred it into the N14। अब उन्होंने क्या किया कि जानबूझ के जो N15 वाली सेल्स थी उनको निकाला। अब मालूम है कि ये हेवी है इनका डीएनए, तो उसमें से सेल्स निकाली और उन्होंने N14 वाले मीडियम पे शिफ्ट कर दी।
अब होगा क्या, देखो जैसे ही ये सेल्स ग्रो करना शुरू करेगी, रेप्लिकेट करना शुरू कर देगी, वैसे ही इनको जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो क्या है, नॉर्मल है, अब N14 है, नॉर्मल है। अब उन्होंने क्या कर दिया, उनको कुछ जनरेशन तक इनिशियली ग्रो करने के लिए टाइम दे दिया। आफ्टर 1 जनरेशन, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब एक बार डालने के बाद 20 मिनट में ही उन्होंने क्या कर लिया, दे आइसोलेटेड द सेल्स एंड दे सेंट्रीफ्यूज द डीएनए, इट्स डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट, दैट इज हाइब्रिड बिटवीन द N15 एंड N14। इनके पास रेफरेंस के लिए देखो ना, जो सबसे हेवी था या जो सबसे लाइट था, ऐसे दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। इन्होंने देखा 20 मिनट बाद जो सेल्स हम लोगों को मिली और उनका डीएनए जब हमने डेंसिटी ग्रेडियंट में डाला, इट इज नाइदर N15 नॉर N14, ये दोनों के बीच में आया। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है N15 15 होगा, ऐसे होगा तो सबसे नीचे जाएगा, हेवी है तो सबसे नीचे ये जाएगा। जब उन्होंने 20 मिनट बाद निकाले तो दोनों में अब सेमी कॉन्जर्वेटिव अगर होगा ही तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या आया, ना ये N15 के पास आया ना ये N14 14 के पास आया, ये दोनों से क्या आया, इंटरमीडिएट लेवल पे आया। तो उन लोगों को पता चला कि अब जो नया डीएनए बन रहा है पहले 20 मिनट के बाद, उसका वेट तो N14 और N15 के बीच में आ रहा है। दिस शो दैट द न्यूली फॉर्म डीएनए, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू, इसीलिए इट इज नाइदर कंप्लीटली हेवी नॉर कंप्लीटली लाइट। अब उन्होंने उसको और 20 मिनट के लिए जाने दिया। अब और 20 मिनट बाद क्या हुआ, वो तो N14 पे था, तो इस N14 वाले स्ट्रैंड को वापस N14 वाले बने, इसको भी N14 14 बना, पर बीच में दो बने वो हाइब्रिड बने, क्योंकि इसके पास एक एक तो N15 वाला था ही ना ऑलरेडी, बराबर है, तो वहां से वो एक एक वापस हाफ बन गए। अब नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन किया तो उनको एक N14 वाला स्ट्रैंड मिला, मतलब बैंड मिला, और एक इंटरमीडिएट वाला मिला, बट टू देयर सरप्राइज देयर वाज नॉट अ बैंड ऑफ N15। N15 के वेट का एक भी बैंड नहीं था। तो आफ्टर 2 जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, देयर वाज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए। हेवी डीएनए बचा ही नहीं वहां पे कोई हेवी डीएनए नहीं था। तो उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसे कब पॉसिबल है, जब सेमी कॉन्जर्वेटिव वे है रेप्लिकेशन का तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं होता। अब ये हुआ एक्चुअली ई कोलाई में, प्रोकैरियोट में हुआ, तो उनके एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर टेलर एंड कलीग्स, आपको एनसीईआरटी में टेलर एट आल ऐसे लिख कर दिया है, दैट इज एट आल मतलब ग्रुप ऑफ टेलर लाइक ये हार्बर्ट टेलर नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट लीड किया। लाइक दे परफॉर्म इन 1958 ही ओनली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द विसिया फैबाबीन्स, और फैबाबीन्स बुलाते। हाँ, ये प्लांट है, ये तो यूकैरियोट बन गया जिसमें क्रोमोसोम्स है। अब इसमें सिंगल एक सर्कुलर डीएनए नहीं है, इसमें क्रोमोसोम्स है। यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमिडिन, उन्होंने क्या कर दिया, देखो यहां पे रेडियो एक्टिव थायमिडिन है। मेसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, हम लोग हर्शे चेज में रेडियो एक्टिव है, पर यहाँ पे टेलर में भी रेडियो एक्टिव है, बट मेसलसन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं है, वहां पे हेवीनेस यूज किया टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन अ क्रोमोसोम। इट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो, दैट इज इन यूकैरियोट। क्रोमोसोम मतलब इसका मतलब कैसे लोगे आप, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेट बाय द सेमी कॉन्जर्वेटिव नेचर। ठीक है, वो आपको फ्लैश कर रहा है। देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, उसमें H3 हेवी थायमिडिन का है, उसमें हाइड्रोजन का ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हाँ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम, वो तो ट्रिशियम को यूज H3 थायमिडिन लगाया, तो उसमें उन्होंने देखा कि लाइक एवरी जनरेशन में पहले जनरेशन में हाफ हाफ है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद 1/8 हो जाएगा, उसके बाद 1/16 हो जाएगा, ऐसे करते 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 वो हाफ हाफ होता जाएगा और हर नेक्स्ट जनरेशन में वो कम होता जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, विसिया फैबा और फैबा बीन्स बुलाते हैं, इस प्लांट में किया था, जो प्लांट के लिए वही एनिमल के लिए अब हम लोग मान के चल रहे हैं। सो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हर्बर्ट टेलर, और जो एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल था दैट इज विसिया फैबा बीन्स, और फैबा बीन्स करके आता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने वहां से ही उठाया है। आप देखते हैं हम लोग एक्चुअल प्रोसेस ऑफ
डीएनए रेप्लिकेशन, उसके लिए कुछ एंजाइम चाहिए। देखो मैंने बहुत बार आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि किसी भी सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोसेस विदाउट एंजाइम या विदाउट कैटालिसिस होती ही नहीं है। सबके लिए कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए, मशीनरी चाहिए, उसके साथ ही ये पॉसिबल है। सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उसी को बुलाते हैं हम ओरी साइट। मतलब देखो क्या, लाइक आप ई कोलाई में पकड़ लो, आप ह्यूमन में पकड़ लो, आप किसी भी हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल में पकड़ लो, यूजुअली लाइक ई कोलाई जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरियाज में कैसे होता है, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। बराबर है बच्चा, बराबर है, आप लोगों को ये मालूम है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चले, कहीं से भी थोड़ी स्टार्ट कर पाएंगे। और जब डुप्लीकेट होगा तो पूरा का पूरा होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा आधा अधूरा हो गया तो नई सेल के पास पूरा डीएनए नहीं जाएगा। ये तो हम लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है। क्रोमोसोम्स के केस में भी देखो ना, पूरा का पूरा क्रोमोसोम होना चाहिए। तो बैक्टीरियाज में जनरली होती है, लाइक जैसे ह्यूमन में भी, मतलब लाइक साइट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको बुलाते हैं ओरिजिन साइट, ओरी साइट्स करके बुलाते हैं। ये ओरी याद रखना, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको काम आएगा। A unit of replication with one origin is called as replicon, जिसके पास एक ही है उसको बुलाएंगे हम replicon, वो उस सिंगल यूनिट को बुलाएंगे हम वन replicon। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड, देखो ये कॉइल्ड है, डीएनए पैकेजिंग में हमने देखा था ना, ये कॉइल्ड होते, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो सब में ये कॉइल्ड होते। तो सबसे पहले उनका अनवाइंडिंग करना जरूरी है, एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेलिकेज। सबसे पहला एंजाइम काम में कौन सा आएगा, एंजाइम हेलिकेज। देखो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे हेलिकेज, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ना उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। ये शुरुआत कहां से करेगा, ओरिजिन साइट से। इसका काम कहां से शुरू होगा, साइट ऑफ ओरिजिन से शुरू होगा, और वहां से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। एट अ टाइम थोड़े 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 नाइट्रोजन बेसिस को वो, या हाइड्रोजन बॉन्ड को नाइट्रोजन बेसिस के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक ओपन करके वो डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कट करेगा। यहां पे उसको कट करने की जरूरत नहीं है। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पॉइंट फॉर्म्स द वाई शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखो ये ऐसे वाई शेप दिख रहा है ना, ये ऐसे, तो इसको रेप्लिकेशन फोर्क बुलाते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग, आपको चाहे तो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देख लो, ये ऐसे वाई शेप दिख रहा है। आगे का पार्ट अभी भी इंटैक्ट है, हाँ, और नीचे ऊपर दिख रहा है वो सारा। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन इस साइड पे जा रहा है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ऐसे दिखेगा, बराबर है। सो ये रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेप्लिकेशन फोर्क। यही मैंने इस डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। The separated strands act as a template, दोनों strand will behave as a template, दोनों parent, template मतलब reference point, template मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ reference point for the synthesis of new strands। The DNA replicates in 5 prime to 3 prime direction। जो नया strand बनने वाला है, नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन बता रहा हूं, दोनों स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब मैंने आप लोगों को ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या होता है बताया है। हर वक्त नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, 5 प्राइम से स्टार्ट होगी, वो एंड होगी 3 प्राइम पर। हाँ, सो इसके लिए और भी क्या लगता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बुलाते हैं डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, ये जो सारे हैं ना, ये एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, डीटीपी, ये डी डी डीऑक्सी, क्योंकि डीएनए में चल रहा है ना, तो उसकी राइबो शुगर कैसी होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबो शुगर होनी चाहिए। इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज प्रोवाइड्स एनर्जी। देखो ड्यूअल फंक्शन है इनका, ये जो डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, जीटीटीपी है ना, उनका फंक्शन ड्यूअल है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन होते हैं आपको। ये सबस्ट्रेट भी है, सबस्ट्रेट क्यों, जिसको पॉलीमराइजेशन के लिए यूज किया जाएगा, और इट एक्ट्स एज ए एनर्जी भी, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी की भी तो जरूरत है, तो उसके लिए एज ए एनर्जी प्रोडक्ट करके भी यूज करेगा। अब देखो यहाँ पे एक ना बहुत ही बढ़िया, दोनों डायग्राम बढ़िया है। ये डायग्राम देख लो पहले, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ऊपर वाला, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट अ टेम्पलेट, दैट इज पैरेंटल स्ट्रैंड है। जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो पैरेंटल स्ट्रैंड है, बराबर है। अभी ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों को दिख रहा है। अब देखो इसका डायरेक्शन देख लो आप हर वक्त कैसे, जो पैरेंटल स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसका ये 3 प्राइम एंड है, बराबर है। यहाँ पे भी देखो वो वहां पे 3 प्राइम चला जाएगा। अब देखो जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, जिसको मैं व्हाइट कलर से अब हाईलाइट करने वाला हूं, उसकी डायरेक्शन देखो यहाँ से
5 प्राइम से लेकर ये यहां पे आएगी 3 प्राइम के लिए। और एट द सेम टाइम देखो ये वाली यहां से आ रही है, ये 5 प्राइम वहां पे होगी क्योंकि 3 प्राइम यहां पे आई है, यहां पे 3 प्राइम आया है ना, तो वहां पे 3 प्राइम है, तो यहां से भी। तो एवरी न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको आप कभी भूलना नहीं, सारी चीजें जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही नहीं फॉर्म होती है डीएनए के केस में। Firstly, small RNA primer is synthesized in the presence of enzyme primase। ये सेकेंड एंजाइम का नाम बता रहा हूं यहाँ पे, पहले मैंने बताया हेलिकेज, अब आया प्राइमेज। प्राइमर क्यों जरूरी है, तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए एक जो पुश चाहिए या उसके लिए जो स्टार्टिंग इनिशिएटिंग पॉइंट चाहिए, दैट इज गिवन बाय द प्राइमर, आरएनए प्राइमर। वो आरएनए प्राइमर होता है, वो डीएनए प्राइमर नहीं होता कभी। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, देखो बच्चों ये बहुत ही जरूरी है, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज नहीं बोलना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जिसके लिए टेम्पलेट डीएनए है, हाँ, तो इसको बुलाएंगे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेनी न्यूक्लियोटाइड्स जो डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी थे ना, वो न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टू फॉर्म वन अनदर टू प्राइमर स्ट्रैंड एंड फॉर्म्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे नई स्ट्रैंड की चेन बन रही है। ये डार्क ब्लू और स्काई ब्लू ऐसे दो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल डायरेक्शन दिया है, यहाँ पे जो नई बन रही है स्ट्रैंड, हाँ, वो ऐसे बनता जा रहा है, देखो ना, यहाँ से ये ऐसे बनता जा रहा है ये, हाँ, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहाँ पे देखो ये यहाँ से ऐसे बनता हुआ आ रहा है, हाँ। अब इसमें ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होती है, देखो बच्चों, एक स्ट्रैंड पे, मतलब जहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है, वो स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली होता है। पर जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम अंदर की तरफ से आ रहा है बाहर की तरफ, वो होता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, फ्रैगमेंट में होता है। इसीलिए वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड while the another strand is called as lagging। जो टुकड़ों टुकड़ों में बनता है उसको क्या बुलाएंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बुलाएंगे, और जो कंटिन्यूअसली बनता है उसको क्या बुलाएंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ये डिसाइड कैसे होगा, देखो, जहां पे बाहर की तरफ मतलब एंड पॉइंट से 5 प्राइम टू 3 प्राइम चला जा रहा है, तो वो साइड बनती जाएगी लीडिंग स्ट्रैंड जैसे, और जो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ आ रही है एंड की तरफ, तो वो बनती जाएगी हर वक्त लैगिंग स्ट्रैंड की तरफ बनेगी। During replication, one strand is formed in a continuous stretch, that is 5 prime to 3 prime direction, that is continuous synthesis. This strand is called as a leading strand. The other strand is formed in a small stretches, जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बुलाते हैं। ये देखो साइंटिस्ट का फोटो दिया है मैंने आपको, रेजी ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि दोनों स्ट्रैंड कंटिन्यूसली नहीं होते, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो टुकड़े टुकड़े में होता है, तो फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो हमने उसको उनका नाम ही दे दिया, सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इसलिए उनको बुलाते हैं हम लोग ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। दैट इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, पर इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बुलाएंगे या लैगिंग स्ट्रैंड बुलाएंगे, जो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड पे एक्सप्लेन किया ही था। The Okazaki fragments are then joined to form a new strand by an enzyme, that is DNA ligase। देखो सब जगह पे मैंने ये डायग्राम कंटिन्यू किए, 3 स्लाइड पे मैंने कंटिन्यू किया है। क्यों, क्योंकि जब हम नई इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तब भी आपके सामने डायग्राम हो, ऐसे ना हो कि सर आप तो बता रहे डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम के बारे में, पर कहाँ पे काम कर रहा है हम लोगों को पता ही नहीं। यहाँ पे करेगा, देखो ये देखो यहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम, यहाँ पे देखो दिया भी है, हाँ, ये फ्रैगमेंट्स कनेक्ट करने का काम है। जहाँ पे फ्रैगमेंट्स बने उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, like DNA ligase, the strand, now this strand is the lagging strand. If wrong base is introduced in new strand, DNA polymerase can do the proofreading। मतलब गलती से जहां पे A था, A के सामने T आना चाहिए, पर गलती से यहाँ पे C आ गया, तो DNA पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको हटाएगा, इसको क्या बोलेगा, तू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, चाहिए कौन, A के सामने होगा कौन, टी होना चाहिए। गलती से सी आ गया, जी आ गया, या ए ही आ गया वापस, तो उसको वो हटाएगा, कौन हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये ड्यूअल फंक्शन करता है, ये प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है और पॉलीमराइजेशन दैट इज नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस का भी काम यही फ्रैगमेंट करवा कर देता है। देखो, ई कोलाई कंप्लीट्स द डीएनए रेप्लिकेशन
विद इन 18 मिनट्स, दैट इज देखो एट द रेट ऑफ 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, कितना स्पीड से होता है आप सोचो। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन को सिर्फ देखो 18 मिनट में पूरा का पूरा, ई कोलाई के केस में, हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ह्यूमन के केस में हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके केस में, बट ऑब्वियसली ई कोलाई के केस में, जिसके पास आप निकाल सकते हो कितने 18 मिनट में, मतलब 2000 पर सेकेंड है, तो उसमें कितने लाइक बेस पेयर से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, जो हमने इनिशियली बोला था। देखो यहाँ पे मैंने आपको वापस सेल साइकिल का ये पार्ट दिखाया है। हाँ, G1 फेज, G2 फेज, माइटोसिस फेज, और ये जो लाइक दिख रही है दैट इज नथिंग बट द फेज ऑफ एस फेज, दैट इज डीएनए सिंथेसिस होता है ऑफ द साइकिल। एंड फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन द पॉलीप्लॉइडी। ये पॉलीप्लॉइडी क्या होता है अब लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर जो है उसमें हम लोगों ने इस पर बात की हुई है। पॉलीप्लॉइडी होती है, नंबर ऑफ डीएनए क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं। यूजुअली इट इज सीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल्स, प्लांट्स में दिखाई देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि डिटेल कौन कौन से एंजाइम आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, और ये कैसे नए स्टैंड ऑफ डीएनए बनाने में हेल्प करता है। समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड देयर इज नो कंफ्यूजन। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मैं अगली कंसेप्ट लेकर आ ही रहा हूँ।